हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू भंडारी सर क्लासेस। आज हम अपना ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये होप करते हैं कि आपने ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट 1 बहुत अच्छी तरह समझा होगा। अब जब आपको पार्ट 1 समझ में अच्छी तरह आ गया है तो इसका पार्ट 2 ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट 2 इसे आज हम समझा रहे हैं। आज की क्लास हमारी इसी बारे में ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को भंडारी सर क्लासेस इसे आप सब्सक्राइब कीजिए। इससे अच्छे वीडियोस, अच्छी क्लासेस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। तो देखिए, अब यह है हमारे पास में आज का ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट 2। आज का हमारा इसका है पार्ट 2, सेकंड पार्ट 2। हमने फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बताया था। फर्स्ट पार्ट में ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने किया था, वहाँ हमने एलोकेशन पढ़ा था, वहाँ हमने अपोर्शनमेंट पढ़ा था, लेकिन वो वहाँ पढ़ा था जहाँ ज़्यादातर मैनुअली काम होता है, जहाँ ज़्यादातर लेबर काम करती है। लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट 2 में, ये ऐसी जगह के लिए कॉस्ट कैलकुलेट करने की ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं हम, जहाँ ज़्यादातर ऑटोमेटिक मशीनों से काम होता है, जहाँ लेबर की या मैनुअल लेबर की बहुत कम ज़रूरत होती है। तो आज इसी को समझा रहे हैं। देखिए, ये है मशीन आर रेट, MHR, मशीन आर रेट। यहाँ हम ये जानना चाहते हैं कि अगर मशीन 1 घंटे चलेगी तो हमारे ओवरहेड का खर्चा क्या आएगा। 1 घंटे का मतलब 1 आवर में, अगर आपने 1 घंटे का एक्सपेंस का मतलब मशीन आर रेट का मतलब मशीन का 1 घंटे चलने का खर्चे में क्या इंक्लूड होगा। जैसे आपके ओवरहेड में क्या है, रेंट एंड रेट्स, रिपेयरिंग के खर्चे, मशीन चलेगी तो उसके इलेक्ट्रिसिटी या पावर चार्जेस, उसके रिपेयरिंग के एक्सपेंसेस हैं, अटेंडेंट्स जो उसको ऑपरेट कर रहे हैं उनके हैं, सुपरवाइजर है। इस तरह काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होते हैं वहाँ पर। ये एक्सपेंसेस कैसे हम मशीन के 1 आवर में कैलकुलेट करेंगे कि मशीन के 1 घंटे चलने में कितने का खर्चा आया है, यही हम पढ़ते हैं इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर, मशीन आर रेट में। तो देखिए, इसके लिए मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। पहले आपको इसको इस बेस से समझा देता हूँ, फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मशीन आर रेट मशीन को 1 घंटे चलाने का ओवरहेड खर्चा है, कि 1 घंटे अगर हम मशीन चलाएंगे तो उसमें ओवरहेड का खर्चा क्या आएगा, मतलब इनडायरेक्ट खर्चे क्या आएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बता ही दिया, मशीन का डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड है, रेंट भी इंक्लूड है, सुपरवाइजर की सैलरी है, अटेंडेंट्स की सैलरी है, या कंज्यूमेबल स्टोर्स का है, पावर का है। इस तरह के सारे एक्सपेंसेस हम पहले 1 आवर में, 1 घंटे मशीन चलाने के खर्चे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत आसान सा हो जाता है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसके लिए मेन क्या है, ये मशीन आर रेट, ये एक फॉर्मेट है इसका। मेन हमें ये है कि इसमें जो टोटल एक्सपेंसेस होते हैं, जो चार्जेस होते हैं हमारे, इनको हम क्या करते हैं, इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जो भी हमारे यहाँ पर एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी यहाँ पर, उनको हम क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। वो कौन से 2 पार्ट हैं हमारे यहाँ पर। पहला पार्ट है हमारा ये स्टैंडिंग या फिक्स्ड चार्जेस। फिक्स्ड एक्सपेंस आपने पढ़े हैं ना, स्टैंडिंग या फिक्स्ड एक्सपेंसेस। तो पहला पार्ट तो फिक्स्ड वाला है। जैसे सुपरवाइजर को सैलरी देनी है, उससे सैलरी एक अमाउंट फिक्स्ड हो गई, उससे कोई लेना देना नहीं है, इससे एक फिक्स्ड अमाउंट जा रही है उसके पास में। जैसे इंश्योरेंस का प्रीमियम हमारा फिक्स्ड होता है, उससे कोई लेना देना नहीं होता है कि हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, कम काम कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेंट एंड रेट्स का है सेम ऐसे ही। तो ये कुछ एक्सपेंसेस हमारे हैं जो क्या करते हैं, जो फिक्स्ड होते हैं। तो एक तो हमने फिक्स्ड वाले में डाल दिए ये वाले, और दूसरे होते हैं वेरिएबल।
जो डिपेंड करता है उनकी रनिंग पर। जैसे जैसे डेप्रिसिएशन, अगर आप मशीन को ज़्यादा घंटे चलाएंगे तो क्या होगा, उसका डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा, उसका डेप्रिसिएशन कुछ और ही आएगा। अगर आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन मशीनरी को कम घंटे चलाएंगे तो डेप्रिसिएशन कुछ और ही आएगा। अगर मशीन ज़्यादा आवर्स के लिए रन कर रही है आपकी तो उसका डेप्रिसिएशन कुछ और ही आएगा। तो ये इसलिए वेरिएबल में डाला है। पावर एंड फ्यूल भी सेम इसी तरह कैटेगरी आपकी पावर एंड फ्यूल की है, ऐसे ही यहाँ पर होता है। पावर एंड फ्यूल की भी इसी तरह से हमें ज़रूरत पड़ती है। और द थर्ड वन वो है रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस। ज़्यादा रन करोगे रिपेयरिंग मेंटेनेंस के खर्चे ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, कम रन करोगे तो डेप्रिसिएशन रिपेयरिंग मेंटेनेंस के खर्चे भी कम पड़ेंगे। इस तरह से हमारे पास दो तरह के एक्सपेंसेस हो गए, स्टैंडिंग या फिक्स चार्जेस कह देते हैं हम इनको, मशीन या वेरिएबल चार्जेस कहते हैं, या तो मशीन चार्जेस कह सकते हैं या वेरिएबल चार्जेस कह सकते हैं। इस तरह से हमने एक्सपेंसेस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। मोस्टली इसके अंदर डेप्रिसिएशन, पावर एंड फ्यूल और रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस जैसे एक्सपेंसेस को हम इंक्लूड करते हैं। अब क्या करना है, मेन चीज़ ये देखिए, यहाँ जो स्टैंडिंग और फिक्स्ड होते हैं इन सब को हम पहले एक बार में टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। वो किसी एक यूनिट में हो सकता है, ये पर मंथ के हो सकते हैं, ये पर एनम के हो सकते हैं। और फिर क्या करते हैं, अगर ये पर मंथ के हैं, ये टोटल खर्चे पर मंथ के हैं, तो एक महीने में मशीन कितने आवर्स आपकी रन की है उससे हम डिवाइड कर देते हैं इसको। इससे एक घंटे का खर्चा निकल के आएगा। यानी ये हो गया, कैसे निकलेगा ये, स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, पर आवर कैलकुलेट करने के लिए आपको आप इसे कैलकुलेट करना, तो टोटल स्टैंडिंग चार्जेस कितने स्टैंडिंग चार्जेस आपके टोटल हैं, ये रहे जितनी भी आए टोटल, इसको डिवाइड कर देते हैं हम इफेक्टिव वर्किंग आवर्स से। इफेक्टिव वर्किंग आवर्स, अब आप कहेंगे ये सर इफेक्टिव वर्किंग आवर्स क्या है, मैं बताता हूँ आपको। सपोज कीजिए कि मशीन आपकी 300 डेज जो है एक साल में चलती है, रन कर रही है 300 डेज, और पर डे में मान लिया 800 घंटे काम करती है। 300 डेज मल्टीप्लाइड बाय 8, इट मीन्स 2400 आवर्स, 2400 घंटे काम करती है वो, ठीक है, 2400 घंटे काम कर रही है। इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम जो अनप्रोडक्टिव आवर्स होंगे उनको लेस कर देंगे, लेस अनप्रोडक्टिव आवर्स। अनप्रोडक्टिव आवर्स में जैसे रिपेयरिंग मेंटेनेंस के या सेटिंग अप के टाइम, सेटिंग अप और रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस, ये दोनों देखिए। सेटिंग अप वाले को प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव दोनों तरीके से क्वेश्चन में लिखा हो सकता है। कुछ ना लिखा हो तो आप उसको अनप्रोडक्टिव मान सकते हैं, कुछ ना लिखा हो आप ये कहिए कि सेटिंग अप टाइम को हम अनप्रोडक्टिव मान लें, और अगर उसको लिखा हुआ है नहीं प्रोडक्टिव ट्रीट करना है तो आप प्रोडक्टिव ट्रीट कीजिए। लेकिन आप जो भी करें उसके लिए नीचे अगर कोई इंडिकेशन नहीं है तो आप उसका एक नोट लिख दीजिए, इसको प्रोडक्टिव ट्रीट किया गया है या अनप्रोडक्टिव ट्रीट किया है। सेटिंग अप का मीनिंग क्या है, सेटिंग अप का मतलब होता है कि जब आप किसी प्रोडक्ट को बनाने जा रहे हैं तो मशीन को स्टार्टिंग में ये तो है नहीं कि सीधे ही चालू हो जाएगा, भाई उसमें रॉ मटेरियल डालोगे, उसको पोजीशन में लेके आओगे, उसके बाद कहीं जाके मशीन को आप चालू करोगे। तो ये जो टाइम है सेटिंग अप में, जो टाइम लगता है आपको, उस टाइम को हम सेटिंग अप टाइम कहते हैं। अब सवाल ये है कि वेदर दिस सेटिंग अप टाइम इज प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव। अगर मान लिया आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नो इंफॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग प्रोडक्टिव सेटिंग अप टाइम, सो आपको क्या करना है, आपको इसको कंसिडर करना है ये अनप्रोडक्टिव है इसलिए लेस कर दीजिए इसको, तो ये अनप्रोडक्टिव आवर्स के अंदर चला जाएगा। और रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस वाला भी अनप्रोडक्टिव आवर्स में ये, और इन दोनों को लेस कर देंगे। मान लिया मैं ये कहता हूँ कि मान लिया दोनों मिला के 400 घंटे हो गए, तो मेरा इफेक्टिव आवर्स क्या हो गया, 2000 आवर्स। बात समझ में आ रही है, कुछ समझ में आ रही है क्या? मैंने कहा कि 300 डेज मान लिया हमारे वहाँ काम होता है और 8 आवर्स पर डे होता है, इट मीन्स कि 2400 घंटे हमारे यहाँ काम होता है। इसमें से मैं कह रहा हूँ कि अगर अनप्रोडक्टिव आवर्स गिवन हैं
जो प्रोडक्टिव आवर्स नहीं है। जैसे मैंने कहा सेटिंग अप टाइम मे बी प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव। इफ गिवन इट इज प्रोडक्टिव देन इट मीन्स ओके, इसको लेस नहीं करना है। बट अगर कुछ नहीं कहा है या लिखा हुआ है अनप्रोडक्टिव है, देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको इसको लेस कर देना है। इसी तरह रिपेयरिंग वाला है, लेस करने के बाद जो बचेगा वो आपके इफेक्टिव आवर्स हैं। इफेक्टिव आवर्स मीन एक्चुअल वर्किंग आवर्स, ठीक है। क्या है ये? इफेक्टिव आवर्स, ठीक है ना। ये इफेक्टिव आवर्स हो गए आपके, मतलब एक्चुअल वर्किंग आवर्स जो जिसमें सही में ही काम हुआ है। तो हमें क्या करना है, जो भी टोटल स्टैंडिंग चार्जेस यहाँ आए, सपोज करो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मान लिया ये हैं 5200 मान लिया, तो इसको हमने 2000 से डिवाइड कर देना है। हाँ, ये ऊपर वाले पार्ट के लिए कह रहा हूँ मैं, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको थोड़ी देर के लिए। ये मान लिया इसका टोटल आपका आ गया 5200 स्टैंडिंग चार्जेस का, और डिवाइड बाय 2000, देन आप देखिए कि कितना आया आपके लिए 26 रुपीज़। तो मैं क्या करूँगा, इसके सामने बाहर यहाँ पर 26 रुपये लिख दूंगा। तो आपको क्या करना है, जितने भी स्टैंडिंग चार्जेस हैं उन सब को एक साथ कैलकुलेट करना है, ठीक है, एक साथ। जैसे मैंने कैलकुलेट किया, पहले सबको टोटल कर लीजिए और फिर उसके बाद एक साथ कैलकुलेट किया है। बट वेरिएबल चार्जेस के लिए आपको क्या करना है, वेरिएबल चार्जेस के लिए आपको इंडिविजुअली आपको अलग अलग कैलकुलेट करना है इनको, ठीक है। और उसके बाद इन सब का टोटल कर लीजिए और ये आपका आंसर आ जाएगा मशीन आवर रेट। तो आपको इसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या? एक, आपको स्टैंडिंग चार्जेस को अलग कर देना है, वेरिएबल चार्जेस को अलग कर देना है। दूसरा, स्टैंडिंग चार्जेस को एक साथ लेके उनका टोटल करके उनको डिवाइड करना है इफेक्टिव आवर्स से। तीसरा, इफेक्टिव आवर्स कैसे निकलेंगे, जो भी आपके टोटल वर्किंग आवर्स हैं उसमें से रिपेयरिंग, सेटिंग अप जो भी टाइम है, अनप्रोडक्टिव टाइम जो भी है उसे लेस कर दीजिए। नाउ वट एवर रिमेन्स दैट इज प्रोडक्टिव टाइम और एक्चुअल इफेक्टिव आवर्स या एक्चुअल वर्किंग आवर्स, उससे आप डिवाइड कर दीजिए। आपका ये आंसर ये आ जाएगा, ये वाला हिस्सा। उसके बाद आप इंडिविजुअली इनको कैलकुलेट कीजिए। जैसे मान लिया डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक। डेप्रिसिएशन के लिए कैलकुलेट करने के लिए ये देखिए फॉर्मूला लिखा है मैंने, डेप्रिसिएशन पर आवर अगर कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करेंगे। आप देखिए उसकी कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप और अपॉन में टोटल इफेक्टिव वर्किंग आवर उसकी ड्यूरिंग इट्स लाइफ, यानी लाइफ टाइम में उसका इफेक्टिव आवर्स कितना होगा, टोटल वर्किंग इफेक्टिव आवर्स लाइफ आवर्स में, लाइफ टाइम में। आपने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला जो आपने पहले पढ़ा होगा, सेम वही फॉर्मूला हम यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं। क्या करना है, कॉस्ट ऑफ मशीन लिखनी है, जो इंस्टॉलेशन है ऐड कर देना है, सेल्वेज या स्क्रैप वैल्यू कुछ दी हो तो वो लेस कर देना है, और टोटल इफेक्टिव वर्किंग आवर्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ, उसकी पूरी मशीन की पूरी लाइफ में कितने घंटे एक्चुअल में काम किया है उससे डिवाइड कर देना है। और वो कैसे निकलेगा, इफेक्टिव आवर्स पर एनम, यानी 1 साल का इफेक्टिव आवर लीजिए और उसमें कितनी लाइफ है, कितने साल की लाइफ है उसके ईयर्स में, ये ईयर्स लिखा हुआ है मैंने, कितने साल उसकी लाइफ है, 5 साल, 10 साल, 8 साल, 7 साल, कितने साल है, तो जितने भी ईयर्स उसकी लाइफ है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो कुछ आएगा वो ही हो जाएगा टोटल इफेक्टिव आवर्स, ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, एक काम करते हैं, अब हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं जो सामने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को देखिए एक बारी और कैलकुलेट करते हैं। इसमें दिया कॉस्ट ऑफ मशीन, तो एक काम करते हैं पहले डेप्रिसिएशन ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने को वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे सेम हम। ये देखिए इसमें लिखा है कॉस्ट ऑफ मशीन, तो कॉस्ट ऑफ मशीन में 1,14,800 है, ये हमारी कॉस्ट ऑफ मशीन है। और इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड करने हैं, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस है हमारे पास 5,400, वो हमने ऐड कर दिए। इसके बाद में लिखा हुआ है इसकी रेजिडुअल वैल्यू दिया 5,000, वो हमने लेस कर दिए रेजिडुअल वैल्यू। और इफेक्टिव ये लिखा हुआ है इफेक्टिव वर्किंग आवर्स कितने हैं, तो इफेक्टिव वर्किंग आवर्स चेक कर लेते हैं एक बार हम इसके कि होल टाइम में कितने हैं। तो 1 साल में कितने हैं, ये मैंने लिखा है ना, इफेक्टिव वर्किंग आवर लाइफ टाइम में कितने होंगे इसके इफेक्टिव आवर्स पर एनम। 1 साल में हमने निकाले ना, अभी अभी इफेक्टिव आवर्स 2000 टोटल थे, 2400, उसमें से सेटिंग अप टाइम अनप्रोडक्टिव था उसको हटा दिया तो रह गए 2000, ये इफेक्टिव आवर्स हैं हमारे। तो 2000 हमारे इफेक्टिव आवर्स हैं 1 साल के, 1 साल के। और कितने साल की लाइफ है मशीन की, मशीन की लाइफ है 10 ईयर्स की, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ये हो गया 20,000। तो 20,000 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो टोटल क्या है ये देखिए, कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप, 1 साल में वर्किंग लाइफ इफेक्टिव वर्किंग आवर्स हैं ये,
1 साल में, और टोटल लाइफ 10 साल की है, तो ये 10 साल के इफेक्टिव वर्किंग आवर्स हो गए। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये 114,800 प्लस 5,400, सॉरी 114,800 प्लस 5,400 एंड माइनस 5,000, दिस इज डिवाइडेड बाय 20,000, तो era 5.98 5.985। दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार इसको, 114,800 प्लस 5,400, सेल्वेज वैल्यू है इसकी 5,000, 115 डिवाइड बाय 20,000, 5.76 आ रही है, 5 रुपये 76 पैसे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इसका 114,800 प्लस 5,400 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय 20,000। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारा, सबसे पहला काम तो हो गया हमारा डेप्रिसिएशन का हो गया। ठीक है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गया। उसके बाद में जो दिया है उसके आगे बढ़िया, रेंट एंड रेट्स है 12,000, यहाँ 12,000 पर एनम है, साल का दिया हुआ है तो सारे साल के ही खर्चे एक साथ लेना। इनको आप या तो ईयरली बना दीजिए एक्सपेंसेस को, या क्वार्टरली बना लीजिए, या वीकली दिए हैं तो वीकली बना दीजिए, या मंथली दिए हैं तो मंथली बना लीजिए। उससे आसान हो जाएगा। जब सारे मंथली होंगे तो टोटल मंथ्स में कितने वर्किंग आ रहे हैं उससे डिवाइड कर लेंगे। अगर सारे के सारे एनुअल होंगे, सारे के सारे एक्सपेंस एनुअल होंगे, तो फिर उसको हम क्या करेंगे, एनुअली वर्किंग आवर से डिवाइड कर देंगे, वो आसान हो जाता है। फिर ध्यान रखिएगा इस बात का। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस देखिए क्या लिखा हुआ है, इंश्योरेंस के लिए लिखा हुआ है 3,000 मशीन का। हाँ, तो 3,000 मशीन के इंश्योरेंस के बारे में बात कर ली हमने, ये लीजिए। उसके बाद में दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है इंश्योरेंस का रिपेयर्स मेंटेनेंस 86, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ये है 8,686.40, रिपेयरिंग मेंटेनेंस 40 डिवाइड बाय 1 साल का इफेक्टिव आवर्स। 1 साल के इफेक्टिव आवर्स हैं 2,000 मीन्स, तो ये कितना हो जाएगा, 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा 4.32, इतना आ गया ये। अच्छा, इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट है हमारे पास में इंश्योरेंस के बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स मेंटेनेंस का तो हो गया 86 वाला। नेक्स्ट है हमारे पास में इंश्योरेंस हमने लिख दिया है, ठीक है, लिख दिया है। रिपेयर मेंटेनेंस, कंज्यूमेबल स्टोर है 1200 का, एक कंज्यूमेबल स्टोर लिख लीजिए 1200 का, 1200 का ये भी हो गया। कंज्यूमर पर एनम दिए सारे। तो अब देखिए हमारे पास टोटल हो गए, रेंट एंड रेट्स हमने कर लिया है, डेप्रिसिएशन हो गया है, इंश्योरेंस कम, उसका प्रीमियम का इंश्योरेंस लिख दिया हमने, रिपेयर्स मेंटेनेंस भी हमने लिख दिए हैं यहाँ पर, और कंज्यूमेबल स्टोर भी लिख दिया है। टोटल प्रोडक्शन सर्विसेज हैं हमारे पास, ये हैं 1080, ये भी लिख दीजिए। ये हमने सब पर एनम में ले लिए हैं, सारे के सारे पर एनम में ले लिए हमने। अब इसके बाद इनका टोटल कर लीजिए, तो टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 3 15 और 1 16 17, 17,280 हो रहा है इनका टोटल। 17,280 को डिवाइड कर दीजिए। अब इसको हमने निकालना है स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर, तो सिंपल सा 17,280 ये जो टोटल आया है, नाउ इट शुड बी डिवाइडेड बाय द इफेक्टिव वर्किंग आवर पर ईयर या पर एनम 2000, इट शुड बी डिवाइड बाय 2000 होंगे सारे के। अगर साल के लिए हमने तो जहाँ भी साल का लिया होगा वो सब 2000 से डिवाइड हो जाएंगे। अब आप इसको 2000 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 2 8 जा और 2 6 जा और 2 4 जा, ये इतना आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है आपका 17280 डिवाइडेड बाय 2000। ठीक है, 8.64 ये हो गया। और पावर एंड फ्यूल का, पावर एंड फ्यूल का बारे में कुछ नहीं लिखा, हाँ लिखा हुआ है। पावर एंड फ्यूल का लिखा हुआ, पावर कॉस्ट इज 5 यूनिट्स पर वर्किंग आवर, यानी 1 घंटे में काम करेंगे मशीन तो 5 यूनिट खर्च करती है घंटे में, और 40 पैसे का 1 यूनिट है आपका। तो आप खुद सोचिए कितने यूनिट खर्च हुए, 5 1 घंटे में, हाँ पर आवर का चाहिए ना, 1 घंटे में 5 यूनिट खर्च हुए। 1 यूनिट कितने का है, 40 पैसे का। लेकिन ये पैसे है ना 40, तो इसको रुपये में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। ठीक है,
तो अब आप देख लीजिए इसको कितना आएगा, इससे आप 40 पंजे 200, 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 रुपीज़ आ रहा है, ये 2 रुपीज़ आ गया। अब आप इसका टोटल कर दीजिए, हो गया आपका टोटल। तो ये क्या बना आपका टोटल, ये देखिए ये हुआ आपको, इसका भी टोटल कर देते हैं, 8.64 प्लस 5.76 प्लस 2.2 और प्लस 4.32, 20.72, 20.72। ये हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया आपने, क्या क्या कैलकुलेट करना था मैंने आपको बताया है, कैसे क्या करना है। आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको दो पार्ट में डिवाइड कर देने हैं, स्टैंडिंग चार्जेस और मशीन चार्ज या वेरिएबल चार्जेस। इसको वेरिएबल चार्जेस भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, वेरिएबल चार्जेस, ठीक है। वेरिएबल चार्जेस दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। जो स्टैंडिंग होते हैं उन सबको हम एक यूनिट में, एक यूनिट का मतलब अगर पर एनम है तो सारे पर एनम में कन्वर्ट कर लो, अगर पर मंथ है तो सारे पर मंथ में कन्वर्ट कर लो, पर वीक हैं तो सारे पर वीक में कन्वर्ट कर लो। और फिर हमें उनका टोटल डिवाइड भी, अगर ये पर एनम का है तो वर्किंग पर एनम के वर्किंग आवर्स, जितने इफेक्टिव वर्किंग आवर्स हैं उससे डिवाइड करना है। ये साल के लिए हुए हैं तो ये साल से ही कितने घंटे काम किया है साल में वो, अगर ये क्वार्टरली लिया है तो क्वार्टरली कितना हुआ, मंथली लिया हुआ है अगर सारे खर्चे तो एक महीने में कितने घंटे मशीन चली है उससे डिवाइड कर देना है, ताकि एक घंटे मशीन चलने का खर्चा आ जाए। ये तो हो गया आपका स्टैंडिंग का। वेरिएबल का हम क्या करते हैं, इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ मशीन और इंस्टॉलेशन ऐड कर देनी है, स्क्रैप लेस कर देना है, और पूरे ड्यूरिंग द लाइफ मशीन की जितनी भी उसकी टोटल लाइफ है, उस लाइफ टाइम में कितने वर्किंग आवर्स उसके रहे हैं, मतलब एक्चुअल में इफेक्टिव वर्किंग आवर्स कितने रहे हैं। तो उसके लिए एक साल के वर्किंग आवर ले लीजिए, जितने साल की लाइफ है उसे डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर ये ऑलरेडी गिवन है कि इफेक्टिव लाइफ टोटल ईयर के कितने हैं तो अच्छी बात है, फिर तो उसे पुट कर दीजिए। इससे डिवाइड करके आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। पावर एंड फ्यूल का एक घंटे में 5 यूनिट खर्च होते हैं, एक यूनिट 40 पैसे का आता है, इस तरह से 200 पैसे हो रहे हैं। पर पैसे में तो नहीं लिखना है हमें, तो रुपये में लिखना है। दैट्स वाई ये 40 पैसे को पहले आप 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, इट शुड बी डिवाइडेड बाय 100 ताकि ये रुपये में कन्वर्ट हो जाए। और अब 2 रुपये आ गए आपके पास में। रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का आपको ऑलरेडी गिवन है, कुछ अमाउंट गिवन है, एक साल का पर एनम का दिया हुआ है, एंड दैट इज डिवाइडेड बाय 2000, क्योंकि एक साल में इफेक्टिव आवर्स 2000 है तो 2000 से डिवाइड कर दिया। इस तरह से आपका मशीन आवर रेट कैलकुलेट हो गया। कैसे लगी आज की आपको ये वीडियो, आपको ये क्लास कैसी लगी? आपको ये क्लास अगर अच्छी लगी, समझ में आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है भंडारी सर क्लासेस को इसे सब्सक्राइब कीजिए। इसका सेकेंड पार्ट, इसी का मशीन आवर रेट का एक और क्वेश्चन के लिए मैं सेकंड पार्ट आपके पास फिर लेके आऊँगा। और उम्मीद करते हैं आपने पिछला वाला वीडियो भी मेरा देखा होगा और इसे भी देखेंगे, समझेंगे, ताकि आपको इसमें पूरे मार्क्स मिल सके। थैंक यू।